नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनावी शहमात का खेल लगातार जारी है। एनसीपी के दोनों धड़ों में सबसे ज्यादा खींचतान मची हुई है। लोकसभा चुनाव के दौरान शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के प्रचार का जिम्मा प्रवीण माने के कंधों पर था, लेकिन उन्होंने अचानक सुप्रिया सुले का साथ छोड़कर अजीत पवार की एनसीपी का दामन थाम लिया। अब वही माने ने अजीत पवार को झटका दे दिया है और शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी की दामन जो है वो थामने का ऐलान कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि प्रवीण माने शनिवार को पुणे में पार्टी दफ्तर के कार्यक्रम में शरद पवार की एनसीपी में वापसी करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी खबर जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति से निकल के आ रही है, जिसमें एक साथ दो दो डिप्टी सीएम को झटका जो है मिलने वाला है। प्रवीण माने की वापसी से न केवल शरद पवार के प्रतिद्वंदी भतीजे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार को झटका लगा है, बल्कि बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी करारा झटका लगा है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस माने के घर पहुंचकर उन्हें मनाने की कोशिश कर चुके हैं, ऐसी खबरें हैं। प्रवीण माने इंदापुर जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष और सुनाई उद्योग के निदेशक रहे हैं। एनसीपी में फूट के बाद अजित पवार के साथ गए कई लोग शरद पवार की पार्टी में फिर से लौटते नजर आ रहे हैं। प्रवीण माने इस कड़ी में ताजा नाम है। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले प्रवीण माने शरद पवार के गुट से अजीत पवार के गुट में शामिल हो गए थे। लोकसभा चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस सीधे इंदापुर आकर प्रवीण माने के घर गए थे। इसके बाद प्रवीण माने अजीत पवार की पार्टी में शामिल हो गए थे। अब माने ने दोनों को एक साथ झटका दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के दौरान ही प्रवीण माने ने सुप्रिया सुले का प्रचार की कमान संभालने के दौरान अपने परिवार के लिए शरद पवार से इंदापुर विधानसभा की उम्मीदवारी का वादा करवाया था, लेकिन वह चुनाव से पहले ही पलटी मार बैठे। अब फिर पलटी मारने से इंदापुर बाजार समिति के पूर्व अध्यक्ष अप्पा साहब जगदाले की दावेदारी खतरे में आ गई है, जो एनसीपी शरद पवार की तरफ से दावेदार माने जा रहे थे। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है महाराष्ट्र की राजनीति से, जो कि माने के वापस जाने से कई सारे जो समीकरण हैं वो बदलते नजर अब आ रहे हैं। तो ये तो बात हुई शरद पवार की और शरद पवार के दाव की, जिसने एक साथ दो दो डिप्टी सीएम को जो है वो झटका दे दिया। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की तैयारियां जो है वो लोकसभा चुनाव को लेकर के चली रही हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो हार मिली है उस हार के सदमे से जो है वो बीजेपी अभी उबर नहीं पाई है, क्योंकि महाराष्ट्र, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यूपी के बाद महाराष्ट्र ही एक ऐसा राज्य है जो कि लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा है। 48 लोकसभा सीटें हैं। अब 2014 की बात करें साल और 2019 की बात करें, दोनों में ही अगर बीजेपी बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बना के बैठी थी तो उसमें महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि दोनों बार 40 से ज्यादा सीटें वो महाराष्ट्र से जीत कर गए थे। लेकिन इस बार देखिए, महाराष्ट्र में कहां 40 पार करने वाली महायुति एनडीए की जो सरकार थी, बीजेपी थी, वो 17 तक सिमट के रह गई। तो एक बहुत बड़ा झटका जो है वो बीजेपी को जो है वो लगा है। अब लोकसभा चुनाव के सदमे से बीजेपी अब उबर नहीं पा रही है। लोकसभा चुनाव नतीजे आने के 2 महीने बाद भी पार्टी हार के कारणों की तलाश में लगी है। हालांकि हार के कारणों के लिए बीजेपी के प्रदेश इकाई में कई सारी बैठकें हुई। अब वो बूथ प्रमुखों और पदाधिकारी जो है उनसे हार का कारण पूछ रही है। उनसे पूछ रही है कि क्या विपक्ष के उम्मीदवारों ने कुछ ऐसे काम किए या कुछ ऐसी प्लान की जो हम नहीं समझ पाए, या फिर कहीं बीजेपी गुटबाजी से तो उम्मीदवार नहीं हारे। एक पदाधिकारी से सवाल किया कि आखिर उन्हें पार्टी ने उन्हें दिया क्या है। पार्टी के बड़े नेता पदाधिकारियों के साथ गुलाम की तरह व्यवहार करते हैं, फिर भी उम्मीद करते हैं कि उन पर थोपे गए उम्मीदवार का वो चुनाव प्रचार करेंगे, उनके लिए वोट मांगेंगे। विधानसभा चुनाव में और भी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। यानी जो खबरें निकल करके आ रही हैं उससे ये साफ दिख रहा है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी कैंडिडेट्स जो प्रत्याशी हैं वो ऊपर के नेता जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा, और कई बार वो कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं आता वो नाम, क्योंकि उन्हें ये अंदाजा होता है कि शायद ये हार जाए। लेकिन जैसा कि लोकसभा चुनाव में देखने को मिला कि प्रत्याशियों के नाम जो है वो ऊपर से डिसाइड होकर के आए और कार्यकर्ताओं को उनके लिए प्रचार प्रसार करना पड़ा, जिसकी वजह से हार के बाद कई सारे कार्यकर्ता जो है वो नाराज भी दिखे। अब बीजेपी जो है वो अपने बूथ प्रमुखों को 4 पन्ने का एक फॉर्म भेजी है, जिसमें बूथ स्तर पर मतदान की विस्तृत जानकारी मांगी गई है। उस फॉर्म में बूथ प्रमुख का नाम, मोबाइल नंबर और सूचना सहित तमाम विश्लेषण जो है वो मांगे गए हैं
कि आखिर हार क्यों हुई। पार्टी ने पूछा है कि क्या पार्टी में जो गुटबाजी थी, बीजेपी की उम्मीदवार हार गया, क्या वो वजह रही? क्या फिर बीजेपी चुनाव प्रचार में कम पड़ गई? क्या विरोधी दल जो है कुछ पैसे बांटे या कुछ ऐसे अलग कैंपेन किया जिससे वो हावी रहे? विपक्ष के उम्मीदवार कहीं बीजेपी के उम्मीदवार से ज्यादा लोकप्रिय थे? कई सारे ऐसे सवाल हैं जो अब टटोल रही है बीजेपी, कोशिश कर रही है कि पता लगाया जाए। और आगामी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बूथ प्रमुखों से पार्टी ने सुझाव भी मांगा है। उनसे पूछा है कि विरोधी दलों के मजबूत नेताओं को क्या बीजेपी में लेना चाहिए। इसके अलावा पार्टी ने यह भी पूछा है कि क्या सरकार के लाभार्थी मतदाताओं पर ध्यान देना चाहिए, बीजेपी को मतदान नहीं करने वाले मतदाताओं पर ध्यान देना चाहिए, बीजेपी को समर्थन देने वाले समाज पर क्या ध्यान देना चाहिए। ऐसे कई सारे बातें हैं जमीनी लेवल की जो अब पूछा जा रहा है, जो बूथ के प्रमुख हैं, जो कार्यकर्ता हैं उनसे। अब खैर देखना होगा कि ये जो सवाल पूछ रहे हैं इसका जो जवाब आएगा उस पर कितना काम होता है, उसको कितना ठीक किया जाता है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है, इन सवालों से बड़ा सवाल ये है कि जो सवाल के जवाब आएंगे जहां पे काम करना है, क्या उस पर बीजेपी काम करेगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। वहीं अगर देखा तो साथ ही साथ जो बूथ के प्रभावशाली व्यक्तियों और वहां सक्रिय एनजीओ से भी जानकारी जो है ये मांगी गई है। आपको बता दें कि लगातार ये खबरें आ रही थी कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो थोड़े से नाराज चल रहे हैं। पार्टी द्वारा मांगी गई जानकारी के बारे में कई बूथ वार्ड मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से पूछा तो लोग भड़क गए। उल्टे सवाल करते हैं कि उद्धव ठाकरे का कुछ समय छोड़ दें तो पिछले 10 सालों से राज्य में बीजेपी सत्ता में है, केंद्र में लगातार 10 साल से सत्ता में है, इसका कोई फायदा उन लोगों को कभी नहीं मिला। फिर क्या कार्यकर्ता पदाधिकारी जो है वो सिर्फ झंडा लेकर घूमने के लिए है? तो कहते हैं कि कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को देने के लिए देवेंद्र फडणवीस के पास बहुत कुछ था लेकिन उन्होंने नहीं दिया। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने मेहनत कराई गई, उनसे कहा गया कि मतदाताओं के घर जा जाकर मोदी जी के काम का प्रचार प्रसार करें, लाभार्थियों के घर भेजा गया, उनके साथ फोटो निकाल कर भेजने के लिए कहा गया, ये सब किया लेकिन इसका कुछ फायदा जो है उन्हें नहीं मिला। उल्टे बीजेपी के कागजी नेता हार के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में भी सबकी जो है वो कितना कितना लेवल पर कौन कौन है वो सब कुछ पता चल जाएगा। तो जो खबरें निकल के आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स में पढ़ पा रहा हूँ और जो तमाम रिपोर्ट्स के हवाले से हम लोग पढ़ते रहते हैं और फील्ड पे भी देखते हैं, तो कुछ कार्यकर्ताओं में नाराजगी है जो बीजेपी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और खास तौर से जो ऊपर के लेवल पे कैंडिडेट्स घोषित किए जाते हैं, उन कैंडिडेट्स को लेकर के फिर उसके बाद कार्यकर्ताओं को कहा जाता है कि आप इनका चुनाव प्रचार करिए। कई बार कार्यकर्ताओं को ये अंदाजा होता है कि ये कैंडिडेट हार सकता है या ये कैंडिडेट जो है इस सीट से नहीं जीत सकता, उसके बावजूद भी उनकी सुनी नहीं जाती है और उन्हें चुनाव प्रचार करने के लिए कहा जाता है। इसीलिए जब लोकसभा चुनाव में महायुति और बीजेपी की जब हार हुई तो बहुत सारे कार्यकर्ता जो है वो भड़के हुए नजर आए, बहुत सारे कार्यकर्ता नाराज दिखे क्योंकि सारे कैंडिडेट जो है ऊपर से तय होकर के आए थे और जो कैंडिडेट यहाँ से माने जा रहे थे कि इनको टिकट मिलेगा उन्हें नहीं दिया गया। एंड मौके पर नए चेहरों को मौका दिया गया, कई लोगों के टिकट काट दिए गए, ऐसा भी देखा गया। तो इनसे भी कई बार कार्यकर्ता जो है वो नाराज थे। और सबसे बड़ी बात कि जो कार्यकर्ता जमीन लेवल पे काम करते हैं उनके लिए कुछ ज्यादा सोचा नहीं जा रहा, इसकी वजह से वो थोड़ी सी उनके अंदर नाराजगी भी है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि एनडीए गठबंधन की तरफ से जिस तरीके से शरद पवार है बिना किसी से ज्यादा बातचीत किए वो एक एक करके जिस तरीके से दाव चल रहे हैं, मैं वापस वीडियो के शुरुआत में वीडियो में जिस टॉपिक में मैंने बात किया उस पर जाता हूँ। तो क्यों जा रहा हूं मैं इसका कारण भी बताऊंगा आपको कि शरद पवार जो है वो लगातार आप देखिए कि एक एक करके जो नेता उनको छोड़ के गए थे वो सभी जो है वो वापसी कर रहे हैं। इन नेताओं के जहन में ये सबसे बड़ा सवाल है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हार हुई है, कहीं विधानसभा चुनाव में भी ऐसी हार हुई तो उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए समय रहते कई सारे नेता जो है वो पार्टी बदल रहे हैं और शरद पवार की पार्टी में वापस जा रहे हैं। और ये एक एक करके जो नेता जा रहे हैं इसकी वजह से जो अजीत पवार की पार्टी है उनको झटका लग रहा है। अब उन्होंने तो कहा है कि नए चेहरों को वो मौका देंगे, लेकिन जब सीट बंटवारा होगा, जब सीट शेयरिंग की बात होगी तब समझ में आएगा कि आखिर कितने लेवल पर क्या लेवल पर जो है वो काम हो रहा है। अब वही देखिए कि एक तरफ तो अजीत पवार की पार्टी है, यहाँ नेता छोड़ के जा रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी है जिनके कार्यकर्ताओं में नाराजगी की भी खबर है। अब इन सब चीजों पर उन्हें काम करना है ताकि विधानसभा चुनाव में उनकी जो परफॉर्मेंस है वो लोकसभा चुनाव जैसी न रहे। तो यानी एनडीए गठबंधन जिसमें शरद पवार है, उद्धव ठाकरे हैं और कांग्रेस है, उनकी तैयारी आप देखिए। और वहीं दूसरी तरफ महायुति एनडीए है जिनकी तैयारी आप देख रहे हैं कि किसने लेवल पे अभी और मजबूती के साथ उनकी तैयारी करनी है। लड़ाई मुकाबले का है, लेकिन अगर यहाँ से देखा जाए तो एनडीए गठबंधन कहीं ना कहीं भारी दिखाई दे रही है। हालांकि
फाइनल जो है वो तो बाद में ही मालूम चलेगा कौन किसे भारी पड़ रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र में मजबूती से जो है अपनी पकड़ बनाती जा रही है और महायुति को अभी बहुत कुछ काम करने की, जो कह सकते हैं लूपहोल्स जो दिखाई दे रहे हैं उनको खत्म करने की, उनको भरने के लिए बहुत सारा काम करने की जरूरत है। अभी फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र के किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।